उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन यूपी में अभी से 27 की जोर आजमाइश शुरू हो गई है और इस बार सियासत की नई प्रयोगशाला बना है अखिलेश यादव का होम डिस्ट्रिक्ट इटावा, जहां यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई सड़क पर आ गई है। भागवत कथा पढ़ने वाले की जाति से शुरू हुआ ये विवाद यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स की विसात बन चुका है और अखिलेश यादव इसके जरिए अपने पीटीए की वोट बैंक को साधने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि यूपी में बांटने वाली राजनीति अब नहीं चलने वाली है। इसके लिए योगी ने एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे वाला नारा दोहराया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चोटी कांड पर बाबा का ब्रह्मास्त्र बटेंगे तो कटेंगे से संदेश साफ। योगी ने साफ बता दिया, बांटने का खेल यूपी में नहीं चलेगा। इटावा के चोटी कांड की वजह से पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इटावा का विवाद भागवत कथा पढ़ने वाली की जाति से शुरू हुआ, जो यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स की विसात बन गया है। कथावाचक मुकुटमणि यादव की पिटाई और उनकी चोटी काटने के मुद्दे को लपककर अखिलेश यादव 2027 की सियासी बैतरणी पार करना चाहते हैं। कथावाचकों ने 2 आधार कार्ड के साथ गलत जाति बताकर लोगों के साथ छलावा करने का काम किया है और ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। ये जानने के बावजूद इटावा के चोटी कांड के जरिए अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने अपना पुराना ब्रह्मास्त्र चलकर अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान जाति आधारित राजनीति और माफियाओं को संरक्षण देने वालों पर तीखा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। योगी ने इसके लिए एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे वाले अपने पुराने नारे का जिक्र किया। अखिलेश की जाति वाली सियासत पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले का यूपी दंगों के रूप में जाना जाता था। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। ये लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं। वोट बैंक के लिए कब तक देश को बांटेंगे? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
समाजवादी पार्टी के पीडीओ को हिंदू एकजुटता से काटने के लिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया है। योगी ने पहली बार पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे नारे का इस्तेमाल किया था। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इस नारे की गूंज सुनाई दी। योगी के इस बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का ही कमाल था कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में से बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली। इसमें कुंदरकी की वो सीट भी शामिल थी जो समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जिससे साफ है कि योगी के बटोगे तो कटोगे वाले ब्रह्मास्त्र का विपक्ष के पास अभी कोई जवाब नहीं है। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा, भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। विपक्ष की बांटने वाली राजनीति को कुंद करने के लिए ही योगी ने बटोगे तो कटोगे नारे का इस्तेमाल शुरू किया था। यूपी में इस वक्त बांटने वाली राजनीति अपने चरम पर है। जब से इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव का चोटीकांड सामने आया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के यादव और ब्राह्मण आमने सामने आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी जाति की इस लड़ाई को और भी ज्यादा तूल देने में जुटी है। इटावा कांड के बाद देश में एक बार फिर जाति के मुद्दे ने आग पकड़ ली है। सवाल उठने लगा है कि क्या कथावाचक का काम किसी एक धर्म या जाति के लिए ही सीमित है और क्या आज भी समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, जिससे साधु संत भी भड़के हुए हैं और वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव के एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे। व्यास पीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधान, हम शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता, जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। वो विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है। और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं। अब राजनीति के लोग उसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे आ गए हैं। अब उसकी तरह तरह से व्याख्या शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हम एक मांग आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि ये जो घटना है इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसमें हमको साजिश लगती है, हमको लगता है कि ये षड्यंत्र है, ये सहज में घटी घटना नहीं है। हमको लगता है कि पहले से ही बुलाने वालों को पता था कि ये अपनी जाति छिपा करके कथा करते हैं, पहले इनको बुलाया जाए, फिर एक दिन के बाद इनको अपमानित किया जाए। ऐसा योजना हो सकती है, ऐसी ही हमको आशंका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है और घटना के बाद जिस तरह से राजनीति के लोग इसका लाभ उठाने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं, लाभ उठाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, उनको ये भी परवाह नहीं है कि इससे हिंदू समाज में एक खाई गहरी बन जाएगी। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराई गई घटना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले 8 साल से पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र पर काम कर रही है।
अपराध के खिलाफ भी योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जिसका डंका सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश विदेश में बज रहा है। ऐसे में विपक्ष को 2027 में भी अपनी वापसी की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव इटावा कांड को तूल देकर 27 की नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने 24 जून को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया, उन्हें 51 हजार रुपए देने का ऐलान किया, जिसमें 21 हजार रुपए उसी वक्त दे दिए गए। साथ ही ढोलक और हारमोनियम भी गिफ्ट की और कथा भी कहलवाई। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर यादव समाज के लोग सड़क पर उतरकर बवाल काट रहे हैं, चोटी कांड की लड़ाई यादव बनाम ब्राह्मण की बन गई है। अखिलेश को अपना ये दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा घुसपैठिया राजनीति कर रही है, अपने प्लांटेड लोगों को बाहरी राज्यों से बुला रही है, उनके उपनाम यादव का दुरुपयोग कर रही है। ये सच बच्चा बच्चा जानता है। यूपी का समाज कुछ नकारात्मक लोगों की गलतियों से बटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। आज का यूपी में एक भी ऐसा भाजपाई नहीं है जिस पर दिल्ली वाले भरोसा कर सकें। शायद ऐसा ही है, तभी तो वो बाहर से लोगों को लाकर षड्यंत्र की बिसात बिछा रहे हैं। अखिलेश का ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें योगी ने 28 जून को इटावा कांड पर बोलते हुए बटोगे तो कटोगे की बात की। लेकिन सवाल यह है कि यादव और ब्राह्मण को लड़ाकर अखिलेश कैसे प्रदेश के लोगों को एकजुट करेंगे। भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीढ़ी समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कथावाचक के मुद्दे को तूल देकर वो अपने पीडीए के मिशन को कामयाब बना सकते हैं। अखिलेश को लगता है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पिछड़े दलितों का वोट मिला था, उसी तरह से वो 2027 के चुनाव में भी ब्राह्मण और यादव को बांटकर सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और इसी वजह से वो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सनातन धर्म की अवधारणा में भक्त की आस्था, उसका सच्चा चरित्र देखा जाता है, जाति नहीं। इटावा के डांदरपुर गांव में जो घटना हुई है उसमें कथावाचक के चरित्र पर सवाल उठे हैं, इसीलिए ये संवेदनशील मुद्दा है। सवाल एक महिला के सम्मान का भी है। दावा किया जा रहा है कि इटावा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव कथावाचक और उनके सहयोगियों को पकड़ा और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान चोटी भी काटी, अमानवीय व्यवहार किया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यादव भागवत कथावाचक होने पर ब्राह्मण समुदाय ने उनके साथ ये सब किया, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना था कि कथावाचक ने खुद को ब्राह्मण बताया और अपनी पहचान छिपाई, साथ ही महिला से अभद्रता की। फिलहाल पुलिस ने मारपीट और अमानवीय व्यवहार को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही यादव कथावाचक और उसके सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह पर आरोप हैं कि दोनों ने जाति छिपाकर इटावा में भागवत कथा की। मुकुटमणि ने 2 आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कथावाचक मुकुटमणि यादव पर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा और कहा यह भी जा रहा है कि विरोध करने पर उन्होंने बड़े नेताओं के नाम की धमकी दी थी। कथावाचक पिटाई केस की जांच अब झांसी रेंज को सौंपी गई है। एसएसपी इटावा की मांग पर जांच को ट्रांसफर किया गया और कानपुर जोन के एडीजी ने केस की जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इटावा कथावाचक फर्जी पहचान पत्र मामले पर सवाल उठाए और कहा कि ये व्यक्ति एक आधार कार्ड में ब्राह्मण तो दूसरे में यादव है। क्या ये रोहिंग्या है? क्या ये आतंकवादी है जो पहचान छिपा कर रह रहा है? जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम कुल पुरस्तकर नाती शिवरंज पूजे वो वाती 110 शीश स्वान की नाई। उस ब्राह्मण को कुत्ता कह दिया गोस्वामी जी ने। किसी ब्राह्मण ने तो बुरा नहीं माना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ।
क्योंकि वो बेस बदल करके गया। इटावा की घटना भी ऐसी है, जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहंग्या है क्या जो बेस बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो चुप के रह रहे हैं? आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? हम पृथ्वी पर वसुधा पर रहने वालों को अपना मानते हैं, तो हमारे अंदर यादव ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? परंतु ये अखिलेश की पार्टी, उनके दिमाग में है जातिवाद। जातिवाद का जहर घोल घोल के राजनीति करना चाहते हैं। पर याद रहे, अब देश की जनता जाग गई है। कथावाचक से पैर पर नाक रगड़वाने वाली महिला पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि ये मामला सोशल मीडिया पर जातिगत टिप्पणी के बाद दर्ज किया गया। इधर उपद्रव करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी और आरोपियों पर रासुका लगाई जाएगी। डीआईजी ने इस संबंध में जिला पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल गुरुवार को कथावाचक की पिटाई को लेकर यादव संगठनों के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख सीओ और इंस्पेक्टर ने पिस्टल निकालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दावा है कि पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग की गई। उपद्रव के मामले में पुलिस ने 20 नामजद और 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में 19 लोगों को हिरासत में लिया गया। यानी योगी की पुलिस हर जरूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन योगी विरोधी इसके जरिए सियासी कोटी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जाति वाली राजनीति यूपी में चरम पर पहुंच गई है। गांव में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, कानून अपना काम करता है। जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलती है, जो घटनाओं में लिप्त होते हैं। और कोई भी घटना राज्य के अंदर घटित होती है, उसमें सरकार या मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और किसी दोषी को बचाया जाता है। अपना कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना दंड देता है। एक तरफ अखिलेश यादव जाति की राजनीति करने में जुटे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा सरकार के दौरान बदहाल कानून व्यवस्था को हवा देने में जुटे हैं, ताकि 2027 में जीत की हैट्रिक लगा सकें। सीएम योगी जहां भी जा रहे हैं, वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि पूर्व की सपा सरकार में प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी। प्रदेश में संगठित अपराध और माफियाओं का बोलबाला था। सपा के राज में बहन बेटियां, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। प्रदेश में कोई निवेश नहीं कर रहा था। जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जबकि आज प्रदेश सुरक्षित है। पिछले 8 सालों में अपराधियों, गुंडों, माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। आज बेटियों से छिड़खानी करने वालों का सामना यमराज से हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लालायत हैं, जिससे लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है, तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। जानकार भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है। योगी सरकार में इसको लेकर गंभीरता से काम हुआ। पिछले 8 सालों में पुलिस ने एनकाउंटर में करीब 280 बदमाशों को ढेर कर दिया, तो वहीं हजारों को लंगड़ा कर उन्हें जेल भेज दिया गया। भू माफियाओं से अरबों की जमीन मुक्त करवाई गई। कई नामी माफियाओं के साम्राज्य का सफाया किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम माफिया अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का है। जानकारों का मानना है कि मतदाता कानून व्यवस्था को जरूर वोट करता है और यही वजह है कि योगी अपने हर भाषण में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया योगी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि योगी सरकार में पुलिस पीडीए समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पुलिस विभाग में तैनाती को लेकर भी अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं।
ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें लगातार सामने आई जिनसे यह लगता है कि ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पिछले 8 सालों में लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ता चला गया और यादवों का उत्पीड़न हो रहा है। इटावा की घटना के सहारे भी यही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति के एपी सेंटर में आज ब्राह्मण ही हैं। एक तरफ ब्राह्मणों के हाथ से सत्ता दूर होती जा रही है तो दूसरी तरफ उनके वोट के लिए राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष चल पड़ा है। लेकिन अगर ब्राह्मण बनाम यादव संघर्ष ज्यादा बढ़ता है तो इसमें अखिलेश यादव को सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि इस तरह के संघर्ष से ब्राह्मण के मन में ये बात जरूर आएगी कि अभी तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई, तब ये हाल है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो फिर क्या होगा। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने इटावा कांड के बाद बटोगे तो कटोगे वाला ब्रह्मास्त्र फिर से चल दिया है, जिससे 2027 की लड़ाई काफी दिलचस्प हो जा रही है। वैसे तो यूपी में करीब 1.5 साल के बाद चुनाव है, लेकिन इटावा के चोटी कांड ने 2027 के सियासी तापमान को अभी से काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।